आपका स्वागत है स्टडी क्लिक पर। और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ब्लड प्रेशर को समझते हैं। ब्लड प्रेशर क्या है? एक्चुअली ब्लड प्रेशर जो है यह प्रेशर है फ्लोइंग ब्लड का। किस पर? आर्टरीज के वॉल पर ब्लड प्रेशर दो स्टेजेस में मेजर किया जाता है। पहला है क्या? सिस्टोलिक प्रेशर, जिसको हम पंपिंग प्रेशर कहते हैं। ये हायर लिमिट होता है ब्लड प्रेशर का। ये डिनोट करता है हार्ट की सिस्टोल कंडीशन, मतलब हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन स्टेट होता है उसको ये प्रेशर डिनोट करता है। अगर नॉर्मल वैल्यू की बात करें मैन के लिए तो यह 120 mmHg होता है। दूसरा जो प्रेशर है यह डायस्टोलिक प्रेशर होता है, या इसको रेस्टिंग प्रेशर भी कहते हैं। ये लोअर लिमिट है ब्लड प्रेशर का, मतलब बीपी का ये लोअर लिमिट है। ये क्या शो करता है? ये डिनोट करता है हार्ट के रिलैक्सेशन स्टेट को, मतलब एक्सपेंशन को, या आप कहिए डायस्टोल को ये डिनोट करता है। और ये फॉर मैन नॉर्मल इसका लिमिट क्या है? 80 mmHg। बीपी को मेजर किससे किया जाता है? इसको स्फिग्मोमैनोमीटर से मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। और बीपी कहाँ मेजर किया जाता है? इसको मेनली ब्रैकियल आर्टरी ऑफ आर्म या रेडियल आर्टरी में मेजर किया जाता है। यूजुअली ब्रैकियल आर्टरी। और एक हेल्दी पर्सन के नॉर्मल बीपी को कैसे डिनोट करते हैं? इसको 120/80 mmHg के रूप में डिनोट करते हैं। ये स्फिग्मोमैनोमीटर क्या है? ये एक मरकरी ट्यूब बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है। ये हाइट ऑफ अ कॉलम मरकरी को यूज करता है या एनोरॉयड गैस को टू रिफ्लेक्ट द बीपी बाय ऑस्कल्टेशन। और ये ऑस्कल्टेशन क्या है? एक्चुअली ये एक्शन ऑफ लिसनिंग साउंड्स। कहाँ से? हार्ट से, लंग से या अदर ऑर्गन से, टिपिकली विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप एज अ पार्ट ऑफ मेडिकल डायग्नोसिस। तो ये एक टर्म मेडिकल डायग्नोसिस में यूज होता है जिसको ऑस्कल्टेशन कहते हैं। और जैसे जैसे इंसान का एज बढ़ता है तो वैसे वैसे उनका बीपी भी इंक्रीज करता है। यहीं पे पल्स को भी देख लेते हैं। पल्स क्या है? पल्स कहाँ फील होता है? कहाँ? रेडियल आर्टरी में, जो कि रिस्ट में प्रेजेंट होता है। पल्स को नेक रीजन के आर्टरी में भी महसूस किया जा सकता है। आपने फिल्मों में या सीरियल्स में आपने देखा है कि कोई अगर किसी का डेथ होता है, पहले आके लोग पल्स आके चेक करते हैं, या तो हाथ में चेक करते हैं या तो उनके गले के पास हाथ लगाकर चेक करते हैं। और जो पल्स का ग्राफ मार्क किया जाता है उसको स्फिग्मोग्राफ कहते हैं। स्फिग्मो मीन्स पल्स। और पल्स प्रेशर क्या है? एक्चुअली पल्स प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर में से अगर डायस्टोलिक प्रेशर को घटा दिया जाए तो जो प्रेशर होता है उसको पल्स प्रेशर कहते हैं। और इन अदर वर्ड्स, pulse pressure is the pressure difference which generates a pulse. This is systolic minus diastolic blood pressure. ब्लड प्रेशर जो है यह ब्लड वॉल्यूम के साथ साथ कार्डियक आउटपुट दोनों से डिटरमाइंड होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिए, आगे लेक्चर को समझने में आसानी होगी। जैसा कि हमने देखा पिछले लेक्चर्स में कि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसको पूरे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ब्लड पहुंचाना होता है, तो इसका कॉन्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए जो बीपी है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की वजह से हाईएस्ट कहाँ होगा? एओर्टा में होगा, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ही ब्लड को एओर्टा में पहले भेजती है। हार्ट रेट या पल्स, ये क्या है? हार्ट रेट या पल्स जो है ये नंबर ऑफ टाइम्स योर हार्ट बीट्स per minute. It can change
बेस्ड ऑन एक्टिविटी लेवल, मतलब आदमी की एक्टिविटी कैसी है, उसका एज कैसा है, या कोई मेडिकेशन वो ले रहा है, या अदर फैक्टर्स थ्रू आउट द लाइफ, ये सब डिटरमाइन करता है पल्स को, या आप कहिए हार्ट रेट को, ये सब डिटरमाइन करता है। और जो इंसान एक्सरसाइज रेगुलरली करता है उसका रेस्टिंग हार्ट रेट होता है वो लोअर होता है। ओवरऑल जो टर्म है ब्लड प्रेशर को समझे तो ये जो ब्लड प्रेशर है ये लार्ज आर्टरीज में जो प्रेशर होता है उनके लिए है। और जैसे हमने ऊपर देखा कि बीपी को सिस्टोलिक प्रेशर ओवर डायस्टोलिक प्रेशर के रूप में डिनोट करते हैं। एक्चुअली जो सिस्टोलिक प्रेशर है ये क्या है, ये है मैक्सिमम प्रेशर ड्यूरिंग वन हार्ट बीट। लेकिन जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो मिनिमम प्रेशर है बिटवीन टू हार्ट बीट्स। सिस्टोलिक प्रेशर क्या था, एक हार्ट बीट के दौरान, और डायस्टोलिक प्रेशर क्या है, दो हार्ट बीट्स के बीच। तो ये बात देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो ब्लड प्रेशर जो कि आर्टरीज में प्रेशर होता है उसको डिनोट करता है। आर्टेरियल प्रेशर को तो डिनोट करता ही करता है, लेकिन ये मेनली सिस्टेमिक सर्कुलेशन से रिलेटेड है। हमने पिछले लेक्चर में देखा कैसे लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को एओर्टा के थ्रू भेजता है और फिर वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ब्लड सर्कुलेट होता है। तो यह ब्लड प्रेशर उसको डिनोट करता है। इंटेंसिव केयर सिस्टम में जब हेल्थ का डायग्नोसिस किया जाता है तब वेनस प्रेशर को भी मेजर किया जाता है। तो वेनस प्रेशर क्या है, वेनस प्रेशर वो प्रेशर है जो कि एक वेन में होता है, या यह प्रेशर हार्ट के एट्रिया का भी प्रेशर होता है। अगर राइट एट्रियम की बात करें तो ये 5 mm Hg होता है, और लेफ्ट एट्रियम की बात करें तो ये 8 mm Hg होता है। ब्लड प्रेशर को ऐसे ही रबर कफ लगा के मेजर किया जाता है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्या होता है कि एक रबर कप जो कि एक रबर बल्ब से कनेक्टेड हो उसको अपर आर्म में बांध दिया जाता है। फिर एक 250 mm ऑफ Hg का प्रेशर बढ़ाया जाता है और इसको स्लोली छोड़ा जाता है। फिर क्या होता है, जो हार्ट वाल्व्स होते हैं उनके क्लोजिंग साउंड्स को स्टेथोस्कोप से सुना जाता है। कैसे, स्टेथोस्कोप को ब्रेकियल आर्टरी पर रखकर हार्ट वाल्व्स के क्लोजिंग साउंड को सुना जाता है। जो पहला साउंड सुना जाता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जो दूसरा साउंड सुना जाता है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। और ये जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है इसका नॉर्मल रेंज 100 to 120 mm Hg है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज 65 to 80 mm Hg है। हमने ऊपर देखा, लेकिन एक दो पॉइंट और भी देख लेते हैं यहीं पे। ये जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, मतलब जो फर्स्ट नंबर है, ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि कितना प्रेशर आपका ब्लड डाल रहा है आर्टरी के वॉल पे जब आपका हार्ट बीट कर रहा है। मतलब जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कितना ब्लड ये पंप करता है और वो कितना प्रेशर डाल रहा है आर्टरी के वॉल पर, ये एसबीपी डिनोट करता है। जब डॉक्टर लोग ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो वो उनका ध्यान मेनली इसी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पे होता है, क्योंकि यही इंडिकेशन है डिफरेंट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज या डिफरेंट रिस्क फैक्टर के लिए। और जो दूसरा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है सेकेंड नंबर, ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि कितना प्रेशर आपका ब्लड आर्टरी वॉल पर डाल रहा है जब हार्ट रिलैक्सिंग कंडीशन या रेस्टिंग कंडीशन में है, बिटवीन टू हार्ट बीट्स। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड मेजर प्रॉब्लम समझ लेते हैं। अगर
हाई ब्लड प्रेशर हो, जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं, तो ये मेजर रिस्क है आपकी हार्ट के लिए, हार्ट से रिलेटेड डिजीज के लिए, स्ट्रोक के लिए, और साथ ही साथ किडनी डिजीज से रिलेटेड है ये हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। दूसरा है, अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है तो इसको हाइपोटेंशन कहते हैं। ये क्या करता है कि बहुत ही आपको आलसी बना देगा, आपको थकावट रहेगी, आपको डिजीनेस होगा, वीकनेस, और आपका विजन जो होगा वो ब्लरी होगा। तो एक तरह से आप बहुत ही लुंज पुंज सुस्त रहेंगे आप, अगर आपको हाइपोटेंशन है। ये तो था ब्लड प्रेशर। अगर आपका हाई हार्ट रेट हो या पल्स जो हो हाई हो, तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि आप स्ट्रेस कंडीशन में हैं, आपका वेट एक्सेस है, आप कोई मेडिसिन यूज कर रहे हैं, और आपका फिटनेस लेवल पुअर है, या आपका बॉडी पोजीशन पुअर है। अगर कोई इंसान डर जाता है, अगर आप किसी इंसान को मान लीजिए मजाक में ही डरा देते हैं, तो आप देखेंगे उसका हार्ट रेट तेज हो जाता है। या सामने मान लीजिए कोई जानवर आ जाए, मान लीजिए स्नेक ही आ जाए, तो आदमी का तुरंत हार्ट रेट जो होता है, पल्स, वो तेज हो जाता है। तो याद रखिए, ब्लड प्रेशर और पल्स दोनों डिफरेंट है अपने आप में, और दोनों डिफरेंट चीजें इंडिकेट करते हैं। इसीलिए इस लेक्चर में मैं ब्लड प्रेशर और पल्स को साथ साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। एक्चुअली ब्लड प्रेशर जो है, ये दो मेन प्राइमरी इवेंट से प्रोड्यूस होता है। पहला इवेंट क्या है कि फोर्स ऑफ द हार्ट बीट। हार्ट जो पंप करता है, तो जो फोर्स जनरेट होता है ब्लड फ्लो की वजह से, उसकी वजह से वह एक वजह है ब्लड प्रेशर के जनरेशन के लिए। क्या होता है कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ब्लड जो है वो वेंट्रिकल से होकर एओर्टा में जाता है, तो यह एक फोर्स एक्सर्ट करता है आर्टरी के वॉल पे, जिससे कि ब्लड प्रेस होता है। लेकिन दूसरा जो इवेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ये जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है, मतलब बैक प्रेशर है, ये भी तो एक फोर्स काज करता है। और ये बैक प्रेशर या पेरिफेरल प्रेशर क्या होता है? ये आर्टरीज के द्वारा इम्पोज किया जाता है। अगर मोर सिग्निफिकेंटली देखा जाए, तो जो आर्टेरियोल्स होते हैं, इनकी वजह से ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है। देखिए, अगर ब्लड यहाँ से यहाँ जाएगा, मतलब हार्ट से इस एओर्टा में आएगा, तो क्योंकि हार्ट, ये जो हार्ट है, वेंट्रिकल है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ये तो फोर्स जनरेट करेगा ही करेगा। लेकिन अगर आप एओर्टा को देखिए, तो इसका डायमीटर ज़्यादा है कंपेयर टू जो ये आर्टेरियोल्स हैं। जो ये आर्टेरियोल है, इसका डायमीटर कम है और एओर्टा का डायमीटर ज़्यादा है। अगर इससे ब्लड इसमें आएगा, यहाँ पे आप देखिए ब्लड तो यहाँ ज़्यादा रहेगा, अब यहाँ देखिए यहाँ पे ब्लड ज़्यादा रहेगा, लेकिन जब इससे ब्लड इधर आएगा, तो क्योंकि इनका जो ल्यूमेन है ये पतला होता है, तो ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस जनरेट करती हैं। ये आर्टेरियोल्स होती हैं जो है, या ये आर्टरीज हैं, ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस जनरेट करेंगी, बैक प्रेशर जनरेट करेंगी। तो ये दोनों इवेंट, ये हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन या आप कहिए कि पंप, और ये जो आर्टेरियल्स होते हैं, ये जो बैक प्रेशर जनरेट करते हैं, ये दोनों इवेंट रिस्पॉन्सिबल हैं ब्लड प्रेशर के लिए। ये कॉन्सेप्ट एकदम आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए अगर पंप ना हो, मान लीजिए ये यही नहीं है, अगर पंप नहीं होगा तो कोई फोर्स नहीं होगा, तो आपका ब्लड प्रेशर जीरो होगा। उसी तरह से अगर कोई पेरिफेरल रेजिस्टेंस नहीं होता, तब भी ब्लड प्रेशर जीरो होगा। अगर मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, समझ लीजिए
कि अगर आर्टरीज का वॉल, आर्टरीज के जो वॉल होते हैं वो इलास्टिक न होकर रिजिड हो तो क्या होगा? अगर आर्टरीज के वॉल रिजिड होंगे तो ब्लड प्रेशर जो है वो जीरो हो जाएगा। अगर वेंट्रिकुलर डायस्टोल कंडीशन होता है तो ब्लड प्रेशर जीरो हो जाएगा। मतलब अगर आर्टरीज रिजिड हो, मतलब आर्टरीज की जो वॉल है वो अगर रिजिड हो तो ब्लड प्रेशर जीरो हो जाएगा वेंट्रिकुलर डायस्टोल के दौरान। और जब सिस्टोल कंडीशन आएगा तो ब्लड प्रेशर एक्सट्रीमली हाई हो जाएगा, जो कि बहुत ही डेंजरस है। इसलिए जब भी आर्टरीज में फैट का डिपोजिशन होता है तो आर्टरीज के वाल्व रिजिड हो जाते हैं और इसीलिए ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये केवल वाल्व की स्टिफनेस की वजह से नहीं होता है। अगर लिपिड का डिपोजिशन हो रहा है तो वो ल्यूमेन जो है वो नैरो हो जाता है। तो ल्यूमेन नैरो हो जाता है तो इसलिए जो फ्लोइंग ब्लड होता है वो ज़्यादा प्रेशर डालता है, इसलिए हाइपरटेंशन कंडीशन हो जाती है। लेकिन डिपोजिशन साथ ही साथ वाल्व को स्टिफ बनाता है, उसकी इलास्टिसिटी जो होती है उसको कम कर देता है एक तरह से। तो दोनों रीजन है हाइपरटेंशन के लिए। ब्लड प्रेशर और पल्स को साथ साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा पल्स के बारे में समझ लीजिए। पल्स एक्चुअली होता क्या है? हार्ट बीट को ही पल्स कहते हैं। हार्ट आपके चेस्ट में बीट कर रहा है, लेकिन पल्स आदमी रिस्ट में मेजर कर लेता है या तो आपके नेक एरिया पे फिंगर रखकर मेजर कर लेता है। पल्स को महसूस कर लेता है आपके हाथ पे या तो आपके नेक एरिया पे। तो एक्चुअली वो पल्स है क्या? तो देखिए क्या होता है कि ड्यूरिंग पैसेज ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल टू एओर्टा एंड ऑन अलोंग द इंटायर आर्टेरियल सिस्टम, एक वेव ऑफ डायलेशन मतलब एक्सपेंशन चलता है। और ये एक लीनियर फैशन में होता है जो कि इमीडिएटली अ वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन से फॉलोड होता है। और यही जो अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन का वेव है, इसी को हम पल्स के रूप में फील करते हैं अगर फिंगर को किसी ऐसे आर्टरी के ऊपर रख दिया जाए जो कि स्किन के क्लोज हो। सो ये पल्स जो है ये एक्चुअली हार्ट बीट को मेजर करता है। यही रीजन है कि अगर किसी आदमी के नेक के पास वाले आर्टरी पे अगर आप फिंगर रखेंगे तो आप उसका पल्स मेजर कर लेंगे। और ये पल्स कुछ और नहीं होता है, ये जो कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन का जो वेव है ये उसी को मेजर करता है। और उससे हम इंडिकेट करते हैं कि जो ये कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन का जो वेव है वो किसकी वजह से? वो हार्ट बीट की वजह से है। चलिए ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन को भी समझ लेते हैं। तो ब्लड प्रेशर जो है ये कार्डियक आउटपुट, सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस और आर्टेरियल स्टिफनेस से रेगुलेट इन्फ्लुएंस होता है। ब्लड प्रेशर वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। आदमी का इमोशनल स्टेट कैसा है, उसकी एक्टिविटी कैसा है, उसका रिलेटिव हेल्थ या डिजीज स्टेट कैसा है, इन सब चीज़ों से भी बीपी वेरी करता है। और ये जो ब्लड प्रेशर है ये रेगुलेट या सेंस बैरोरिसेप्टर्स के द्वारा किया जाता है। और एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं रेनिन एंजाइम, वो किडनी से सिक्रेट होता है। ये हाइपरटेंशन काज करता है। वेरियस हार्मोन्स हैं जो कि बीपी को मेंटेन करते हैं। अगर फिजिकल चेंज कुछ हो रहा है वो भी बीपी को अफेक्ट करता है। ओबिसिटी भी जो है वो हाई बीपी काज करता है। ड्रिंकिंग एल्कोहल ये भी बीपी को इंक्रीज करता है। अब हार्ट रेट यानी पल्स के कंट्रोल को भी देख लेते हैं। अगर हार्मोनल कंट्रोल की बात करें तो एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन और थायरोक्सिन ये हार्मोन्स हार्ट रेट यानी पल्स को इंक्रीज करते हैं। अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम
ये हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। और जो एसिटाइलकोलिन है जो कि वैगल स्टिमुलेशन से रिलीज होता है, ये भी हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। एक कंडीशन होती है टैकीकार्डिया। इसमें क्या होता है, हार्ट रेट जो होता है 90 पर मिनट से ज़्यादा हो जाता है। और दूसरा कंडीशन है ब्रैडीकार्डिया। इसमें हार्ट रेट 60 पर मिनट से नीचे गिर जाता है। टैकीकार्डिया में 90 से ज़्यादा हो जाता है और ब्रैडीकार्डिया में 60 से कम हो जाता है। और जैसे हम जानते हैं कि हमारा हार्ट नॉर्मली 70 to 75 टाइम्स पर मिनट बीट करता है, एवरेज 72 बीट्स पर मिनट है। चलिए रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम को समझते हैं। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, जिसको रास कहते हैं, या रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, ये दोनों एक ही चीज है। ये है क्या, ये एक हार्मोन सिस्टम है जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, साथ ही साथ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी रेगुलेट करता है, एंड इवेंचुअली सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस को भी रेगुलेट करता है। तो ये जो रास है ये कब एक्टिवेट होता है, ये तब एक्टिवेट होता है जबकि लॉस ऑफ ब्लड वॉल्यूम हो या ब्लड प्रेशर में ड्रॉप हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि हिमोरेज हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए, तब ये रास एक्टिवेट होता है। और ये जो ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर है वो सेंस कैसे होता है, वो सेंस होता है प्रेशर सेंसर से, जिनको बैरो रिसेप्टर्स कहते हैं। अर्लियर इन बैरो रिसेप्टर को प्रेसो रिसेप्टर्स भी कहते थे। और ये जो सेंसर्स हैं मीन्स बैरो रिसेप्टर्स हैं, ये कहाँ लोकेटेड होते हैं, ये कैरोटिड साइनस में लोकेटेड होते हैं, साथ ही साथ एओर्टिक आर्च में। ठीक है, ये बीपी को, ये ब्लड प्रेशर को सेंस करते हैं और जो इन्फॉर्मेशन है उसको ब्रेन को पहुंचाते हैं, जिससे कि ब्लड प्रेशर प्रॉपरली मेंटेन रहे। देखिए ये आपका एओर्टिक आर्च है जिसमें ये बैरो रिसेप्टर्स हैं, साथ ही साथ ये देखिए कैरोटिड साइनस जो है उसमें ये बैरो रिसेप्टर्स हैं। अगर इन बैरो रिसेप्टर्स में देखें तो ये कैरोटिड साइनस वाले ही बैरो रिसेप्टर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हम आर्टेरियल प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन की बात करें तो कैरोटिड साइनस के जो रिसेप्टर्स हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इन कंपेरिजन टू एओर्टिक आर्च वाले। अब हम रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम को अच्छे तरीके से समझते हैं। आपने देखा होगा कि आप जब चेकअप के लिए जाते हैं, मेडिकल चेकअप के लिए जाते हैं, चाहे कोई भी बीमारी हो, सबसे पहले डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर चेक करता है। मान लीजिए आपको किडनी में प्रॉब्लम है या लीवर में प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो ब्लड प्रेशर चेक करता है। क्यों चेक करता है? कि ब्लड प्रेशर जो है वो किडनी, लीवर, लंग, हार्ट सबसे रेगुलेट होता है। तो ब्लड प्रेशर एक्चुअली इंडिकेटर है होल बॉडी के वेलबींग का। तो इसीलिए डॉक्टर्स जो हैं सबसे पहले ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर में एबनॉर्मेलिटी है तो सारे जो ऑर्गन सिस्टम है बॉडी के वो अफेक्ट होते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स सबसे पहले ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। तो ये जो रास सिस्टम है ये एक्टिवेट कब होता है? जब ब्लड प्रेशर कम हो। 3 कंडीशन में किडनी जो है वो रेनिन एंजाइम को सिक्रीट करता है। वो कंडीशन क्या है? कि आर्टेरियल प्रेशर कम हो, या ब्लड में सोडियम का अमाउंट कम हो, या इंक्रीज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी हो। तो किडनी क्या करेगा? वो रेनिन एंजाइम को सिक्रीट करेगा। देखिए रेनिन एंजाइम है उसको ये सिक्रीट करेगा। लीवर क्या करता है? लीवर एंजियोटेंसिनोजेन को सिक्रीट करता है। ये इनएक्टिव फॉर्म होता है। तो रेनिन एंजाइम क्या करता है? ये एंजियोटेंसिनोजेन जो है उसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। फिर एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एसी, जो कि सिक्रीट होता है लंग्स से। ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन के लिए कुछ ड्रग्स डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं जिनका मैकेनिज्म
इन 3 जगहों पे होता है। ये ड्रग्स जो है इन 3 स्टेप पे रेगुलेशन करते हैं, मतलब इन 3 स्टेप्स को वो ब्लॉक करते हैं, तो जिससे ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है। जैसे ये देखिए, ये रेनिन को ब्लॉक करता है, एसीई इनहिबिटर्स होते हैं, इस एंजाइम को ब्लॉक करता है, और एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स होते हैं जो कि एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। और एंजियोटेंसिन 2 के जो रिसेप्टर होते हैं वो एड्रिनल ग्लैंड्स, वेस्कुलर स्मूथ मसल्स, इन सब पे पाए जाते हैं, हार्ट पे, ब्रेन में, इन सब जगह एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। अगर हम इनको ब्लॉक कर देंगे तो एंजियोटेंसिन 2 का फंक्शन ब्लॉक हो जाएगा, या हम अगर रेनिन को ही ब्लॉक कर दिए तो एंजियोटेंसिन 1 नहीं बनेगा, तो एंजियोटेंसिन 2 बनने का कोई चांस ही नहीं है। तो ये कुछ चेक पॉइंट्स हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इनको मेंशन कर दिया। तो जब देखिए एंजियोटेंसिन 2 बन गया, ब्लड प्रेशर कम था या सोडियम ब्लड में कम था, तो रेनिन सिक्रीट हुआ किडनी से और इसने एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया और एसी की हेल्प से एंजियोटेंसिन 2 बन गया। अब एंजियोटेंसिन 2 वैसोकंस्ट्रिक्शन करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच को पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट करवाता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन सिक्रीट होता है, और डायरेक्ट किडनी क्या करता है, किडनी जो है वाटर और सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करता है। ये सब एंजियोटेंसिन 2 की वजह से होता है। तो इससे क्या होगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जो ब्लड प्रेशर घटा था, तो रेनिन, एंजियोटेंसिन एंड एल्डोस्टेरोन जो सिस्टम है ये उसको बढ़ा देता है। तो ये एंजियोटेंसिन के फंक्शन देख लीजिए। एंजियोटेंसिन क्या करता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन को स्टिमुलेट करता है, मसल हाइपोट्रॉफी और फाइब्रोसिस भी ये स्टिमुलेट करता है हार्ट में। ये स्टिमुलेट करता है सिंपैथेटिक आउटफ्लो इन द ब्रेन। एंजियोटेंसिन स्टिमुलेट करता है एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन को, और एल्डोस्टेरोन जानते हैं ये सोडियम और फ्लूइड रिटेंशन को प्रमोट करता है किडनी में। उसी तरह से एंजियोटेंसिन जो है डायरेक्ट सोडियम और फ्लूइड रिटेंशन किडनी में जो होता है उसको प्रमोट करता है, स्टिमुलेट करता है। चाहे ये एडीएच हो चाहे एल्डोस्टेरोन हो, ये दोनों जो है किडनी पे डायरेक्ट काम करते हैं, किस लिए, H2O एंड सोडियम रीअब्जॉर्प्शन के लिए। देखिए यहाँ पे एल्डोस्टेरोन एक्ट्स ऑन किडनी टू इंक्रीज सोडियम एंड फ्लूइड रिटेंशन। वैसोप्रेसिन, एडीएच को वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, वो भी सेम काम करता है बाया किडनीज। वैसोप्रेसिन को एडीएच, आर्जिनिन वैसोप्रेसिन और आर्जिप्रेसिन भी कहते हैं। रास को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए क्या होता है, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिविटी ज़्यादा होती है या ब्लड प्रेशर कम होता है या सोडियम का लेवल ब्लड में कम होता है, तब किडनी क्या करता है, ये रेनिन को सिक्रीट करता है। ठीक है, रेनिन सिक्रीट होगा, ये एंजियोटेंसिनोजेन जो कि लीवर से सिक्रीट होता है उसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में, जो कि एसीई के द्वारा एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये लंग से, एसीई लंग से सिक्रीट होता है। एंजियोटेंसिन 2 ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है कि वो ये एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करे, और ब्रेन को स्टिमुलेट करता है कि ये एडीएच को सिक्रीट करे। और एंजियोटेंसिन 2 डायरेक्टली किडनी को स्टिमुलेट करता है, और साथ ही साथ एल्डोस्टेरोन और एडीएच भी किडनी को स्टिमुलेट करते हैं, किस लिए, सोडियम और वाटर के रिटेंशन के लिए। अगर सोडियम और वाटर रिटेंशन होगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा और कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, तो आर्टेरियल प्रेशर बढ़ जाएगा। तो केवल सोडियम और वाटर के रिटेंशन से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। एक तो ये कारण है। दूसरा क्या होता है, एंजियोटेंसिन जो है ये एसवीआर को बढ़ाता है। जब एसवीआर बढ़ जाएगा तो आर्टेरियल प्रेशर मीन्स ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। जो सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस है वो क्या है, रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो ऑफर्ड बाय ऑल द सिस्टेमिक वैस्कुलेचर एक्सक्लूडिंग पल्मोनरी वैस्कुलेचर, जिसको कभी कभी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी कहते हैं, टीपीआर भी कहते हैं।
तो जो भी मैकेनिज्म वैसोकंस्ट्रिक्शन करता है वो एसवीआर को इंक्रीज करेगा, और जो भी वैसोडाइलेशन करता है वो एसवीआर को डिक्रीज करेगा। अगर एसवीआर ज़्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर एसवीआर कम है तो ब्लड प्रेशर कम होगा। मैंने ऊपर दिखाया कि एंजियोटेंसिन 2 जो है वो वैसोकंस्ट्रिक्शन करता है, तो वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा, वेसल्स जो होंगे कंस्ट्रिक्ट होंगे तो एसवीआर रेजिस्टेंस होगा। मान लीजिए जो ये वेसल्स हैं इनका वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा तो ये ब्लड फ्लो के अगेंस्ट प्रेशर जनरेट करेगा, तो जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। हार्ट का पंपिंग और इन वेसल्स आर्टेरियोल्स हैं या आर्टरीज हैं, ये जो बैक प्रेशर डालते हैं ब्लड फ्लो पे, उसकी वजह से ही ब्लड प्रेशर जनरेट होता है। ब्लड प्रेशर दो प्राइमरी इवेंट से प्रोड्यूस होते हैं, एक होता है जो हार्ट बीट का प्रेशर होता है, मतलब कि वेंट्रिकल जो पंप करता है उसका, और दूसरा पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो बैक प्रेशर होता है आर्टेरियोल की वजह से। एल्डोस्टेरोन का फंक्शन भी देख लीजिए, ये क्या करता है, ये किडनी को स्टिमुलेट करता है कि वो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करे। एक्चुअली एल्डोस्टेरोन करता क्या है कि ये रीनल ट्यूब्यूल्स में, किडनी में रीनल ट्यूब्यूल्स को स्टिमुलेट करता है कि ये सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर दे। उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ब्लड में होने लगता है ज़्यादा। मतलब बॉडी के होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए अगर सोडियम किडनी में रीअब्जॉर्ब ज़्यादा हो रहा है तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ब्लड में ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ब्लड में ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, लिम्फ और प्लाज्मा, इसमें इंक्रीज हो जाएगा बॉडी में, तो टोटल जो ब्लड वॉल्यूम है इंक्रीज हो जाएगा और वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देगा। मान लीजिए अगर रास एबनॉर्मली एक्टिव हो तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर टू हाई हो जाएगा। इसीलिए डॉक्टर्स जो होते हैं अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, और मैंने ऊपर बताया 3 स्टेप दिखाया आपको, एक रेनिन के इनहिबिटर्स होते हैं, एक एसीई के इनहिबिटर्स होते हैं, और एक जो होते हैं एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर्स हैं उनके ब्लॉकर्स होते हैं। तो होप कि आपको ये रास अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टडी क्लिक को। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।